गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में 110 तक के क्वेश्चन को देख लिए थे। आज के क्लास में हम लोग 110 से ऊपर के क्वेश्चन को देखेंगे और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सेशन अभी लगातार कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक कि हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश ना हो जाए। उसके बाद जैसे ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएंगे उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर देंगे। तो निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को देखते रहें और चीज़ों को देखते रहें, सीखते रहें नए नए बातों को। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन अभी दिया हुआ है वो पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है ना, 110 नंबर क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब नीचे जितने भी दिए गए हैं उन सारे में आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, याद है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया था, याद होगा। तो सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है नहीं उड़ने वाले सॉल्यूट के संख्या पे, उड़ने वाले नहीं उड़ने वाले, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार प्रकार के थे। पहला का नाम था रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, याद होगा ना। देखिए, हमारा पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था RLVP, इसका नाम था रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। बताइए, इसमें रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, सिर्फ वेपर प्रेशर है। इसका मतलब ये गलत है। हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम वेपर प्रेशर नहीं था, हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम था रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ऐसा था। तो बताइए, ये तो कोई हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसको काट दिया। दूसरा था डेल्टा TB। बताइए, इसका नाम क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, याद है कि नहीं याद है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप ही बताइए, इसमें ऑप्शन में बॉइलिंग पॉइंट दिया है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका साफ मतलब निकलता है कि ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। तीसरा आपको याद होगा डेल्टा TF, इसका नाम क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑप्शन दिया है। इसका मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बताइए, ये भी हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं हुए। और चौथा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो पाई, इसका नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम होता है इसका, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बताइए, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, C ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन यही था कि इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और बाकी जो तीन दिए गए हैं ना, वो हमारे कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस तरह से आप 110 नंबर क्वेश्चन को आराम से समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा। अगला, मैं जो भी बता रहा हूँ ना, एक भी लाइन इधर उधर के नहीं है, सारे बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोर्ड आराम से पूछने की संभावना बनाता है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन का ही डिस्कशन किया जा रहा है। कोई एडवांस या मेन का लेवल नहीं होता है, वो एग्जैक्टली बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे। चलेगा, 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, 111 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही बता रहा है। क्वेश्चन क्या है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है, कौन नहीं है। इसका मतलब बहुत सारा होगा। पहला देखिए RLVP, ये रिलेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक। मैंने आपको बताया था कि जब उड़नशील पानी में नहीं उड़ने वाले चीनी को मिलाए जाते हैं तो बनने वाले शरबत का वेपर प्रेशर कम हो जाता है उस प्योर सॉल्वेंट के तुलना में। और सॉल्वेंट के तुलना में चूंकि सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर में कमी आया, इसी कमी को कहा जाता है रिलेटिव, यानी तुलनात्मक रूप से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव यानी तुलनात्मक रूप से क्या, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर में कमी आना। तो आप ही बताइए
ये तो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा का नाम क्या है? डेल्टा टी बी। आप इसका नाम जानते होंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बताइए, देखिए यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो आपका चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है पाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बताए ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया, RLVP, डेल्टा टीबी, डेल्टा टी एफ पाई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन सरफेस टेंशन हमने कभी नहीं बोला। क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि इनमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है। तो बताइए, सरफेस टेंशन तो हमारा कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता ही नहीं है। सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव नामक कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर हो ही नहीं सकता है। चलिएगा लाइन 112 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 112 नंबर क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए और इस क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश कीजिए। 112 नंबर 112 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये आपको देखना है। बताइए, क्वेश्चन यही बोल रहा है, द रिलेटिव, क्वेश्चन बता रहा है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी RLVP ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी शरबत का RLVP कितना होगा? किस शरबत का? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 ग्राम यूरिया और 90 ग्राम पानी, ये मिला हुआ है। तो RLVP बराबर क्या होगा? 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम पानी में मिलाया गया और घुलाने के बाद जो शरबत बना, उस शरबत का RLVP किसके बराबर होगा, कितना होगा? अगर आपको याद हो तो आप जानते हैं कि RLVP बराबर क्या होता है? तो P0 माइनस P बटा P0 इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जल्दी बताइएगा, RLVP बराबर क्या होता है? होता है P0 माइनस P बटा P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन RLVP बराबर ये होता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब RLVP हमें निकालना है तो RLVP इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। तो क्या हम RLVP और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को बराबर नहीं कर सकते हैं? आप ही बताएं ना, फार्मूला आपको याद होगा, RLVP बराबर P0 माइनस P बटा P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये फार्मूला मैंने साबित किया था कहाँ से? तो रॉल्स लॉ से। और मैंने बताया था, जब भी कोई आपसे पूछेगा रॉल्स लॉ पढ़ा, तो आप येस या नो नहीं बोलो। मैंने बोला था टेक्निक, आप डायरेक्ट बोल दो P बराबर P0 इंटू एक्स। ये P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P0 क्या है? याद होगा ना, नॉट। डायलॉग याद करो, डायलॉग बच्चा में पढ़े थे, प्योर आता नॉट लाता, नहीं याद है क्या? मैंने बच्चा में बोला था, प्योर आता नॉट लाता। तो ये नॉट है, इसका मतलब प्योर है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और एक्स होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसी फार्मूला को विस्तार किया था तो आपको ये चीज साबित हुआ था। और क्वेश्चन को देखिए ना, क्वेश्चन पूछ रहा है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? RLVP इक्वल टू क्या होगा? तो इस समीकरण में, इस सवाल में देखिए कहीं पे ग्राम ग्राम लिखा हुआ है। ग्राम का मतलब मास दिया है, यानी प्रेशर का कोई लोचा नहीं है। यानी RLVP अगर इसके बराबर है और ये अगर इसके बराबर है, तो RLVP बराबर हम चाहे तो ये लिख सकते हैं, यानी RLVP बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा मैंने बोला। तो चलिएगा, इस सवाल को मेरे विचार से बढ़िया से उड़ाया जाए। सवाल को थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोले कितना दिया है? 6 ग्राम यूरिया। 6 ग्राम यूरिया। बोलिए सॉल्यूट के रूप में कौन लिया जाएगा? यूरिया। और यूरिया का फार्मूला याद हो, NH2CO NH2, ये होता है ना यूरिया।
ये आपका यूरिया है जो कैसे काम कर रहा है, सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। तो बताइए यूरिया का दिया है 6 ग्राम, बोलो बालक, बच्चा जानता होगा। ग्राम दिया इसका मतलब क्या दिया, मास दिया। तो मैं लिखता हूं यूरिया का मास दिया हुआ है 6 ग्राम और यूरिया का मोलर मास निकालो। मोलर मास कितना होगा। नाइट्रोजन का जानते हैं 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1। बोलिए 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14, प्लस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12, प्लस 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16, प्लस 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14, प्लस 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। तो बता दो कितना होगा। 14 दूनी 16, तो बोलिए 16 दूना 32, 4 36, 10 46, 4 50, 10 60, यानी आ गया 60 ग्राम पर मोल। याद है ना, मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है। तो बताइए मोल निकालने के लिए आप क्या जानते हैं। मोल निकालने के लिए बच्चा जानता है मास बट्टा मोलर मास, इतना फार्मूला तो याद रहना ही चाहिए। तो बताइए मास दिया हुआ है 6 ग्राम और मोलर मास है 60, ग्राम बट्टा ग्राम कटेगा, नीचे का मोल ऊपर चला जाएगा। तो बोलिए ना ये कितना आ जाएगा, 6 बट्टा 60 यानी 1 बट्टा 10, यानी 1 में 10 से भागा दीजिएगा तो 0.1 मोल आ जाएगा। ये आ गया किसका, सॉल्यूट का मोल आ चुका है, यूरिया का मोल आ चुका है। चलिए इधर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो 90 ग्राम पानी के बारे में। बताइएगा वाटर, फार्मूला जानते हैं ना, वाटर का फार्मूला क्या, H2O। यह कैसा काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। बोलिए हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो ये तो बता दो मास कितना है, मास इसका दिया हुआ है 90 ग्राम और मोलर मास अब डायरेक्ट निकालो। मोलर मास इसका हो जाएगा कितना, देखिए 1 को 2 से गुणा कीजिएगा तो 2, और बोलिए 16 को 1 से गुणा कीजिएगा तो 16। तो देखिए ये आ जाएगा 2 और प्लस आ जाएगा 16, तो 16 तो कितना होगा 18 ग्राम पर मोल, ऐसा आ जाएगा। तो बोलिए मोल निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। तो बोलो मोल बराबर क्या होता है, मास बट्टा मोलर मास, तो 90 और बट्टा 18 यानी 5 मोल आ जाएगा। अब जरा बता दीजिए आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए जानते हैं सॉल्यूट के मोल को ऊपर, तो सॉल्यूट कितना है 0.1 मोल, तो सॉल्यूट के मोल को ऊपर। अब बोलिए सॉल्यूशन के मोल को नीचे। तो सॉल्यूशन का मोल का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो पानी है 5 मोल और यूरिया है 0.1 मोल। तो बोलिए सॉल्यूट का मोल है 0.1 प्लस सॉल्वेंट का मोल है 5, तो आ जाएगा 0.1 और बट्टा आ जाएगा 5.1, यानी आ जाएगा दशमलव बढ़ाएंगे तो 1/51। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.02। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है RLVP, तो आ चुका है RLVP। क्यों, क्योंकि सर हम जानते हैं RLVP बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और बोलिए ना सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.02, तो आ गया 0.02। इसका मतलब आपका आंसर सही है ए आंसर आपका सही होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर RLVP होता है, तो यहाँ से आपको ए ऑप्शन सही होगा। यानी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 112 नंबर क्वेश्चन चला गया। आप जल्दी से इसको नोट करें और 113 नंबर क्वेश्चन की तैयारी करें, जल्दी में देखेंगे। ये देखिए 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा है क्या, तो द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 0.2। RLVP का मान दिया हुआ है 0.2। आगे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन दैट सॉल्यूशन। हो इतना आसान क्वेश्चन, धिक्कार है इस क्वेश्चन पे, बड़े आसान पूछ दिए। सर RLVP का मान दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछता है,
तो बालक आप ही बताओ ना, फार्मूला नहीं आता है क्या? अरे सारा फार्मूला प्रूफ किया गया है, सारा फार्मूला एक एक फार्मूला प्रूफ करके दे दिए हैं। आर एल वी पी बराबर पी नॉट माइनस पी बट्टा पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जरा बताइए, आर एल वी पी अगर इसके बराबर है और ये अगर इसके बराबर है तो क्या आर एल वी पी इसके बराबर नहीं होगा? आर एल वी पी है इसके बराबर, ये अगर है इसके बराबर, तो क्या आर एल वी पी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये दोनों अलग अलग होगा कि बराबर होगा? तो आप जानते हैं कि ये दोनों बराबर होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल देखिए दिया हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है कि आर एल वी पी का मान दिया हुआ है 0.2, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 0.2। आर एल वी पी किसी पतले शरबत का 0.2 दिया है। और एक चीज़ आपको याद होगा, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लागू होते हैं ना, वो सारे के सारे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लागू होते हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कहने का मतलब पतला शरबत में आर एल वी पी लागू होता है। आर एल वी पी जब भी आप लागू करोगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लागू करोगे, पतला शरबत के लिए लागू करोगे। और पतला शरबत का मतलब ये होता है कि चीनी कम और पानी ज़्यादा, यानी मटेरियल कम और पानी ज़्यादा। तो ऐसे शरबत में हम लोग आर एल वी पी का इस्तेमाल करते हैं, या सॉरी आप बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आर एल वी पी का मान दिया हुआ है 0.2 और पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। बालक आप ही बता दो, आर एल वी पी बराबर पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। और बताइए, ये जब इसके बराबर है और ये अगर इसके बराबर है तो आप ही बताइए आर एल वी पी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो आर एल वी पी है 0.2, तो आर एल वी पी है 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? तो इसी के बराबर होंगे। ये जब इसके बराबर, ये जब इसके बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि आर एल वी पी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और बोलिए आर एल वी पी का मान कितना है? 0.2, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी हो जाएगा 0.2, यानी आपका आंसर होगा डी होगा। ऐसे आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए लाइन 113 नंबर क्वेश्चन की ओर, 113 को हमने देख लिया। 114 114 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है क्या है, ध्यान दीजिएगा। बोलिए, क्वेश्चन है एट 20 डिग्री सेल्सियस यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिए बहुत सारे बच्चे को होता है ना दिक्कत कि जैसे ही 20 डिग्री देखा तो टेम्परेचर देख करके ये बच्चे भागने लगते हैं। बच्चे सोचते हैं कि टेम्परेचर का संबंध, टेम्परेचर का रिलेशन, टेम्परेचर का फार्मूला तो मेरे को पता नहीं है, इसका मतलब ये सवाल हमसे नहीं बनेगा। गलत बात। एक एक्सपेरिमेंटल डाटा बताती है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा देखा गया कि 18 ग्राम कोई सॉलिड सब्सटेंस है जो कि मिलाया जाता है 100 ग्राम पानी में, तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो घट जाता है 17.5 दिन से 17.22 mm। ये mm ऑफ Hg इसका यूनिट है। तो बोल रहा है द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, उस ठोस पदार्थ का मोलर मास क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे 100 ग्राम पानी है और इस 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम पानी का जो प्रेशर है ना, ये तो 100 ग्राम पानी अकेला है, और अकेला होता तो प्योर होता, और प्योर है इसका मतलब इसका प्रेशर होगा पी नॉट, और पी नॉट का मान कितना दिया है 17.53। बोल रहे इसमें अगर इस 100 ग्राम पानी में अगर आप 18 ग्राम सॉलिड सब्सटेंस डाल देते हो, तो 100 ग्राम पानी ऊपर से 18 ग्राम अगर आप सॉलिड सब्सटेंस डाल देंगे तो इसका जो प्रेशर बनेगा ना, आप ही बताइए 100 ग्राम में अगर 18 ग्राम डाल दोगे तो ये तो अब प्योर नहीं रहेगा, ये पानी तो अब अकेला नहीं रहेगा, ये तो आप जानते हैं कि शरबत बन चुका है, क्योंकि 100 ग्राम पानी में 18 ग्राम सॉल्यूट आ चुका है, तो ये सॉल्यूशन बन चुका है। और इस सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है कितना, 17.22। तो बताने के लिए बोलता है कि आखिर जो सॉलिड डाले ना उस सॉलिड का मोलर मास क्या होगा।
100 ग्राम पानी में अगर 18 ग्राम सॉलिड डाल दिया गया, कोई ठोस डाल दिया गया, तो घुलने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका प्रेशर 17.53 से 17.22 हो गया। आप ही बताइए 17.53 17.22, तो 53 से 22 हुआ, इसका मतलब वेपर प्रेशर घटा। और आप जानते हैं क्यों घटा होगा, जल्दी बोलो। जब उड़नशील पानी में नहीं उड़ने वाले चीनी को मिलाए जाते हैं तो बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और इसी घटना का नाम था रिलेटिव लोअरिंग, कम हो जाना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को हमने बोला था, याद होगा। तो आप ही बताइए, अब सॉलिड का मोलर मास पूछता है, तो ये सवाल अपने आप में बड़े ही अच्छे सवाल है। ऐसे सवाल अगर पूछे जाएंगे ना तो बच्चों को बनाने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाली बात है। यूँ सीधे आप जो चाहते हैं कि सीधे ऐसे वो कर दें, उड़ा दें, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको ऐसे सवाल को बनाने के लिए। चलिएगा, हम ट्राई करते हैं सवाल को। बताइएगा, सवाल आपको बताया जा रहा है कि 18 ग्राम सॉलिड सब्सटेंस है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है कितना, 18 ग्राम। ग्राम लिखा है, इसका मतलब समझ गए मास, और इसका मोलर मास पूछ रहा है। तो मान लीजिए मोलर मास हम मान लेते हैं कितना, एम ग्राम पर मोल, एम ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, और मोलर मास मान लिया एम, और इसी एम का मान पूछता है। तो बोलिए सॉल्यूट का मोल अगर निकालना हो, मोल अगर सॉल्यूट का निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 18/m, ये हो जाएगा। बोलिए पानी कितना दिया है, पानी दिया है 100 ग्राम। तो बताइए पानी है 100 ग्राम, पानी क्या होता है, सॉल्वेंट, ये दे रखा है आपको 100 ग्राम। और बोलिए इसका यदि मोलर मास आप बात करें तो अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं है। बोलिए H2O का मोलर मास 116, 1 दूनी 2 प्लस 16 को 1 से गुना करेंगे 16, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो बताइए पानी का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो बोलिए, तो अगर मोल आप निकालना चाहें किसका, वाटर का, तो बोलिए मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, मास बट्टा मोलर मास, यानी आ जाएगा 100 और बट्टा में कितना, 18, इतना आ जाएगा पानी का मोल। अब ज़रा बताओ एक लाइन, ज़रा बताइए, सॉल्यूट का मोल पता है, सॉल्वेंट का मोल पता है, तो क्या लग रहा है आपको, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन नहीं पता कर सकते हैं क्या, आराम से पता कर सकते हैं। बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर तो रख देंगे 18/m, सॉल्यूट का मोल ऊपर 18/m, तो लिख देंगे 18 और बट्टा m। थोड़ा जगह लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर आपको निकालना है तो सॉल्यूट के मोल को ऊपर तो लिख दिया 18/m, और सॉल्यूशन के मोल को नीचे। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट का मोल और प्लस सॉल्वेंट का मोल। पानी क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। तो बोलिए सॉल्यूट कितना है, 18/m, और बोलिए सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट है 100/18, सॉल्वेंट है आपका 100 और बट्टा में क्या 18। जरा बालक बोलो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए लागू होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए लागू होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में। और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये कि मटेरियल कम और पानी ज्यादा। सर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पानी के तुलना में ना सॉल्यूट का मात्रा काफी कम होगा, यानी पानी के साथ ये पानी का मोल है और ये सॉल्यूट का मोल है। तो हम चाहें तो हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब भी लागू होता है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में लागू होता है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन कहने का मतलब पतला शरबत, और पतला शरबत कहने का मतलब सॉल्वेंट के तुलना में हम चाहे तो सॉल्यूट को नगण्य मान करके उसे खत्म कर सकते हैं। यानी सर ये हमारा सॉल्वेंट है क्योंकि पानी है, और ये हमारा सॉलिड सॉल्यूट है, तो हम चाहें तो इस सॉल्यूट को नगण्य मान करके इसे यहां से खत्म कर सकते हैं। और बालक जैसे इसको खत्म करोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा। इसको एक बार मैं खत्म करके सिखाता हूं,
तो बताइए क्या बन जाएगा, 18/m अगुना हो जाएगा 18/100, ये हो जाएगा ना। अगर हम इसको खत्म करते हैं तो, लेकिन अगर आपके मन में चल रहा हो कि सर नहीं सर, हम सॉल्यूट को खत्म नहीं करना चाहते हैं, हमें पूरा सॉल्व करके बताइए, वो भी मैं आ रहा हूं। लेकिन एक बार मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं कि जल्दी आप आंसर के करीब में कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जमाना है। जितना जल्दी आप आंसर पे रीच करोगे ना, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव का हर क्वेश्चन आसान नहीं होता है जो आप सीधे कॉपी का लाइन रट के आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको बिल्कुल मेहनत करने पड़ते हैं, ढेर सारे फॉर्मूले समझने पड़ते हैं। रटने से तो काम चलने ही वाला नहीं है। रटिएगा तो कितना रटिएगा, आप कॉपी का बात रट जाएगा ना। लेकिन क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो रट के तो बना नहीं सकते हैं, उसके लिए तो थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। और वो कैसे आएगा, जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन को बनाइएगा। ऐसे ही मेरे साथ कई सारे ऑब्जेक्टिव को अगर आप पर डे प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल बनाने आएगा, नो डाउट। तो बताइए, इसको अगर हम ऐसे कर ले, अब हमसे पूछता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो बोलिए प्योर का प्रेशर 17.53 और सॉल्यूशन का प्रेशर 17.22। कैसे समझे, क्योंकि सॉल्वेंट के तुलना में सॉल्यूशन का प्रेशर कम होता है तो सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है। तो हम क्या लिखेंगे बोलो, हम लिखेंगे P0 माइनस P बटा P0 बराबर क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बोले P0 का मान जो ज़्यादा है 17.53, 17.53 माइनस P कितना है 17.22, 17.22 और बट्टा P0 कितना है 17.53, 17.53 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और बोलो बालक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 18 गुना 18 बट्टा 18 गुना 18 बट्टा m गुना 100। अब देखिए, ये 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1 और 5 में से 2 गया तो 3 और 17 में से 17 गया तो 0, 0.31 बटा 17.53 बराबर क्या आ जाएगा, 18 गुना 18 और बट्टा में आएगा m गुना 100। ज़रा बोलो, m अगर जाएगा ऊपर, बोले ना कोना कोनी गुना करेंगे तो ये नीचे वाला m कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये 17.53 यहाँ से चला जाएगा ऊपर और 0.31 आ जाएगा नीचे। तो डायरेक्ट अगर आप मोलर मास निकालिएगा तो इसका मोलर मास जो आएगा, m निकालोगे डायरेक्ट तो m जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 18 गुना 18 गुना 17.53 और बट्टा में कितना आ जाएगा 0.31। और इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो एग्जैक्टली इसके वैल्यू 182-83 के आसपास आएगा, इस मोलर मास का वैल्यू। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसका वैल्यू 182-83 के आसपास आएगा। सर 182-83 का मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, 180 होगा। देखिए हम डायरेक्ट मार देंगे 180, क्योंकि हमारे वैल्यू 182 दशमलव समथिंग ऐसे आएगा। तो देखिए यहाँ से जल्दी आप वैल्यू पे पहुँच सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि सर नहीं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दिखाइए 180 का 180, तो देखिए आपकी सबसे बड़ी महानता ये होती है कि अप्रॉक्सीमेशन लेकर के सवाल को सॉल्व करने से सवाल का आंसर जल्दी आता है। लेकिन मन नहीं मान रहा है कि अप्रॉक्सीमेशन ले, यहाँ के सॉल्यूट को हम ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, तो आप मत ख़त्म करो, इसे सॉल्व करो। कैसे, मैं समझाता हूँ। बहुत बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जब इस सॉल्यूट को ख़त्म कर सकते हैं तो इसको भी तो ख़त्म कर सकते हैं, इसको अगर आप 0 मान लिए हैं तो इसको क्यों नहीं माने। देखो बालक, हम इसलिए 0 नहीं माने हैं क्योंकि आपको पता होगा, देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। बोलिए 100 में से अगर 0.1 घटाओगे ना तो इसका मान 99.9 यानी लगभग 100 आएगा। तो बोलिए बड़े वैल्यू में से एक छोटे को घटाने से लगभग उतना ही रहता है, 100 का 100 रह गया। चलिए इसको मैं समझाता हूँ फिर से एक और तरीका से। अब बोलिए 100 में अगर 0.1 को जोड़ दोगे ना तो ये आ जाएगा 100.1, यानी ये भी लगभग कितना 100 आ जाएगा। यानी मैंने ये बोला किसी बड़े वैल्यू में छोटे वैल्यू को जोड़ते हो ना तो वो लगभग बड़े वैल्यू के बराबर ही रहता है।
यानी सर नेगलेक्ट कब किया जाता है? तो जब किसी बड़े वैल्यू में छोटे वैल्यू को जोड़ा जाए या बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को घटाया जाए तो आप उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे सॉल्वेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होने का मतलब देखिए ना 18 पंचे 90 यानी 5 से बड़ा है। लेकिन आप सोचिए यहाँ पे 18 बट्टा जो हम 180 रख देंगे तो इसका वैल्यू 0.1 आएगा। तो बोलिए 5 और 0.1 में 5 के तुलना में 0.1 काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसलिए हम चाहें तो 5 में 0.1 को जोड़ें या घटाएं, इसको हम नगण्य मान सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को सॉल्व करके बताइए, तो मैं सॉल्व करके भी बताता हूँ। पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद मैं आपको इसका लंबा प्रोसीड्यूर बताता हूँ कि कैसे ऐसे सवाल को आप ट्राई करेंगे। समझ गए? चलेगा। मैं यहाँ से मान लीजिए अगर नेगोशिएट नहीं करता हूँ तो क्या करूँगा? देखो इसको मिटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कितना था? यहाँ पर था 18/m। चलिए, आप इसको नेगोशिएट नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका से बता रहा हूँ इसी सवाल को। आप जानते हैं P0 माइनस P बट्टा P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये तो आप जानते हैं। P0 प्योर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो 17.53 माइनस P शरबत का प्रेशर कम होता है, तो इन दोनों में जो कम होगा वो शरबत हो जाएगा 17.22 और बट्टा में P0 फिर से ज़्यादा वाला प्रेशर 17.53 और बराबर हो जाएगा 18/m भागा 18/m प्लस आ जाएगा 100/18। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.31 बट्टा 17.53। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ पहले। 0.31 ये जो वैल्यू है कितना आ रहा है? 0.31 बट्टा 17.53 ये आ रहा है ना। इसको एक बार भागा दे दीजिए पहले। इसको अगर आप भागा दीजिएगा तो मैं यहाँ से सॉल्व करके आपको भागा दे के बता रहा हूँ कितना आएंगे। 0.0176 इसी के आसपास आना चाहिए, मुझे याद आ रहा है 0.0176 इसी के आसपास आना चाहिए। ऐसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यह 0.31 भागा दिया जाए 17.53 से, इसका वैल्यू आएगा 0.0176। वही जो मैंने बोला था, याद ही था मेरे को डाटा 0.0176। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.0176 बराबर ये इतना आ जाएगा 18/m भागा 18/m प्लस 100/18। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पर आप गुना करने के लिए बट्टा में 1 कर दिया तो 0.0176 को किससे गुना होगा? 18/m से। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले इस सवाल को छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, चलेगा लाइन। पूरा बोर्ड अब मेरे को मिल गया है। पिछले वाले सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यह आ जाएगा 0.0176 गुणा में होगा 18/m प्लस क्या आ जाएगा? 100/18। तो प्लस में आ जाएगा 100 और बट्टा में कितना? 18 और बराबर में कितना आएगा?
बराबर में आ जाएगा 18/m। तो बराबर में आ जाएगा 18/m। बोलिए m वाले को एक साथ कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 18 गुना 0.176.01 0.0176, तो यह आ जाएगा 0.0176 गुना 18 और बट्टा m प्लस आ जाएगा 0.0176 इंटू 100 और बट्टा में आ जाएगा 18 बराबर आ जाएगा 18/m। बोलिए इस m वाले को इधर ले जाइए या इसी को इधर लाइए, तो आ जाएगा 0.0176 गुना आ जाएगा 18/m माइनस आ जाएगा 18/m बराबर हो जाएगा माइनस 0.0176 गुना 100। इतना लंबा लिखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। बोलिए ये वाले उधर जाएंगे तो माइनस लग जाएगा और 100 से गुना होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1.76 और बट्टा में आ जाएगा 18। इसमें 18 कॉमन लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 18 कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा 0.18/m कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 0.01 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 1.76 और बट्टा में कितना 18। अब इसमें से 1 में से 0.0176 को घटाइए, तो ये इधर से इधर गया तो माइनस माइनस, ये बराबर को उधर गया। इसको सॉल्व करने के लिए 1 में से इसको घटाते हैं, 1 माइनस 0.0176 इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.9824 माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, गौर से देखो 18 गुना 0.9824 बट्टा m माइनस में है और बराबर माइनस 1.76 बटा 18। बोलिए माइनस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो m अगर निकालना होगा तो यहाँ से m निकाल सकते हैं। m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा, m जाएगा ऊपर तो 18 आ जाएगा, तो आ जाएगा 18 गुना 18 और ये 18 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 18 गुना 18 और गुना में हो जाएगा 0.9824 और गुना में हो जाएगा और बट्टा में आ जाएगा 1.76 और इसको जब भागा दीजिएगा तो 180 पॉइंट समथिंग आएगा, 180 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो 180 दशमलव कुछ यहाँ से आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से भी बनाइएगा तो सवाल थोड़ा लंबा होगा लेकिन सॉल्व होगा, सॉल्यूशन होगा। और वो जो पहले ही से तरीका बताया था उस सवाल से भी बनाइएगा तो भी सवाल सॉल्व होगा, चलेगा। इस तरीके से भी 180 के करीब, उसमें भी 180 के करीब, तो इस तरह से आप आंसर बना सकते हैं। तो ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन था, 114 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं एग्जैक्टली 115 नंबर के सवाल पे। देखिएगा ये 114 का ही है। 115 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं इसको साफ कर लूं। हाँ 115 नंबर सवाल आ गया। देखिएगा क्वेश्चन ये बता रहा है ना, 12 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर। 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर पानी में घुलाया गया है। 12 ग्राम यूरिया उसको घुलाएं कितना में, 1 लीटर पानी में। एंड ऑल्सो 68.4 ग्राम सुक्रोज यानी चीनी, इतने ग्राम चीनी को घुलाया गया है 1 लीटर पानी में। बोल रहा है द लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन फर्स्ट सॉल्यूशन इन फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन में लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, मतलब RLVP का मान क्या होगा। जरा सोचिए, RLVP क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट की संख्या पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है।
आप यूरिया का शरबत ले रहे हो या ग्लूकोज का शरबत ले रहे हो या चीनी का शरबत ले रहे हो, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमें तो बस डाले गए सॉल्यूट की संख्या पर निर्भर करना है, किसको डाल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो सॉल्यूट का संख्या तो बताए ना, 12 ग्राम यूरिया है, इसमें सॉल्यूट का संख्या निकालो। 68.4 ग्राम चीनी है, उसमें सॉल्यूट का संख्या निकालो। और आप ही बताइए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ नंबर पे, नहीं आते क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको यही ना कहना चाह रहा हूं कि अगर नंबर बदल जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगा, और नंबर नहीं बदला तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं बदलेगा। यही मैं बता रहा हूं। तो चलिए सॉल्यूट का संख्या मेरे विचार से पहले निकालें। सवाल को थोड़ा सा छोटा कीजिए। यूरिया है 12 ग्राम, यूरिया का 12 ग्राम दिया है। ग्राम का मतलब क्या दे दिया? मास। यूरिया का मोलर मास निकाले थे थोड़ी देर पहले। यूरिया का मोलर मास NH2CO NH2 थोड़ी देर पहले निकाले थे। 14 1 12 16 14 1, याद होगा ना? 14 को 1 से गुना कीजिएगा 14, प्लस 1 को 2 से गुना कीजिएगा 2, प्लस 12 को 1 से गुना कीजिएगा 12, प्लस 16 को 1 से गुना कीजिएगा 16, प्लस 14 को 1 से गुना कीजिएगा 14, प्लस 1 को 2 से गुना कीजिएगा 2। 14 2 16, 14 2 16, 16 2 32, 16 3 48, 2 50 10 60, यानी मोलर मास आ गया इसका कितना? 60 ग्राम पर मोल। तो बोलिए यहाँ पे सॉल्यूट का मोल निकालिए ना। मोल कितना है? तो 12/60, यानी मास बट्टा मोलर मास। तो मास है 12 और मोलर मास है 60, 1/5। मोल आ गया 5, यानी मोल क्या है? नंबर है, नंबर आ गया 1/5। चलिए एक बार चीनी में बात कीजिए। 68.4 ग्राम ग्लूकोज, सुक्रोज। सुक्रोज मतलब क्या? चीनी। तो चीनी का सुक्रोज बोलिए या शुगर बोलिए, बात बराबर ही है। C12H22O11 ऐसा लिखा। तो बोलिए इसका मास कितना दिया हुआ है? मास दिया है 68.4 ग्राम। ज़रा इसका मोलर मास निकालो। इसका मोलर मास आप निकालिएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो 12 बढ़ा 144 और प्लस आएगा, 1 को 22 से गुना करेंगे 22, 16 11 176, तो आ जाएगा आपको 342। तो बोलिए इसका मोल अगर निकालिएगा तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? मास बट्टा मोलर मास। तो 68.4 में अगर आप 342 से भागा दोगे तो कितना आएगा? देखो 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, 6 पंचे 30, यानी आ जाएगा 1/5। बोलिए इसका नंबर कितना है? 1/5। मोल यानी एक नंबर, तो मोल आ गया 1/5 और चीनी का मोल आ गया 1/5। आप जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान सिर्फ तभी बदल सकता है जब नंबर बदलेगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बदलेगा। तो जब दोनों सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा बराबर, तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो आप ही बताइए ना, इसका नंबर ऑफ मोल कितना है? 1/5 और इसका नंबर ऑफ मोल कितना है? 1/5। तो जब सीधी सी बात है, सोचने वाली बात है कि अगर नंबर होगा बराबर तो इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होंगे? बराबर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनका बराबर होगा, यानी इक्वल टू सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आसानी से एक दूसरे के बराबर होंगे। 115 नंबर क्वेश्चन तो आप समझ गए, चलेगा। 116 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 116 नंबर क्वेश्चन गौर से एक बार पढ़ के देखिए। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नहीं उड़ने वाली चीनी, डिजॉल्व घुलाए जाते हैं इन ए सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज बाय 10 mm मरकरी प्रेशर। मतलब घट के आया 10, यानी शुरू में था P0 और बाद में प्रेशर हुआ P, तो बोलिए घटा कितना? P0 - P। कैसे? तो देखिए इसी एग्जाम्पल को समझाता हूँ।
पहला महीना आपने कमाया 50 रुपया, दूसरा महीना आपने कमा लिया 20 रुपया, तो बोलिए पैसा घटा कितना, 50 - 20। शुरू में जितना कमाए और बाद में जितना कमाए, तो शुरू में से बाद वाले घटा दीजिएगा ना, तो कम ही आ जाएगा। तो वही बोल रहा है ना कि प्रेशर जो डिक्रीज हुआ, वो डिक्रीज कितने हुआ, 10 का। तो शुरू में प्रेशर कितना है, P0, प्योर सॉल्वेंट। लेकिन जब उसमें चीनी डाले तो बनने वाले शरबत का प्रेशर कितना आ गया, P। तो घटा कितने का, अंतर कितने का, कमी कितने का आया, तो P0 - P का कमी आया, P0 - P का कमी आ गया। तो आप ही बताइए, P0 - P का मान दिया हुआ है 10, और आगे दे रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज 0.2। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है। 116 नंबर क्वेश्चन। यहां पे सॉल्वेंट नहीं, यहां पे देना चाहिए इसको सॉल्यूट। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इस सवाल में, यहां सॉल्वेंट को हटा के क्या लिखेगा, सॉल्यूट लिख देगा। सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए। आगे बोल रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 0.2। आगे बोल रहा है इफ द वेपर प्रेशर इज लॉर्ड बाय 20 mm ऑफ Hg, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट शुड बी। तब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। शुरू में प्रेशर था P0, बाद में हो गया P, तो कमी कितने का, P0 - P का, और इसका वैल्यू दिया है 10, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 0.2। आगे बोल रहा है कि यदि प्रेशर में कमी आ जाए, P0 - P का मान अगर 20 हो जाता, प्रेशर में कमी आता 20 का, तो इस बार मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए, सिर्फ आसान क्वेश्चन बनाने से नहीं होंगे, आपको बिल्कुल अच्छे स्तर के क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन बना करके आप यहां तो खुश हो जाते हैं, लेकिन परीक्षा में जाने के बाद जब वही क्वेश्चन आसान वाले नहीं आते हैं, भारी वाले आते हैं, तब आप टीचर पे ब्लेम देने लगते हैं। तो इससे बेहतर है अभी से ही हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाए। वैसे क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर एक लाइन में आ जाए, डायरेक्ट आपने कॉपी पढ़ा और सीधे आ गया। जैसे मान लीजिए कोई सीधी सी बात बोल देगा, इनमें आयनिक कंपाउंड कौन है, और ऑप्शन देता है NaCl, वो तो गधों पकड़ लेगा भाई। इतना आसान क्वेश्चन मत दो, बच्चों को कुछ ऐसा क्वेश्चन दीजिए जिसमें उसे सोचना पड़े, जिसमें उसे कुछ सीखने का मौका मिले। ऐसा नहीं कि जो वो जानता है वही हम पूछ रहे हैं, तो ऐसा हर बार नहीं होता है। किसी साल फिजिक्स टफ होगा, किसी साल केमिस्ट्री टफ होगा, किसी साल मैथ्स टफ होगा। तो आप बिल्कुल वो लल्लू चप्पू वाले सवाल अगर बनाते रहोगे तो बिल्कुल आपके साथ खतरे की घंटी बजती रहेगी, कभी भी आपका भविष्य खतरे में जा सकता है। इसलिए शुरू से ही कोशिश करें, हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में कम से कम 100 से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो थोड़े हार्ड भी हो, थोड़े नॉर्मल भी हो, सब टाइप के क्वेश्चन हो। हर टाइप के थ्योरी से हर टाइप के क्वेश्चन, कुछ JEE मेन लेवल का हो, कुछ नीट लेवल का हो, कुछ 12th लेवल का हो। इतना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जाके आप परफेक्ट बन पाएंगे। और खाली आप बहुआ वाला क्वेश्चन बना रहे हैं जो एक लाइन में आंसर आ रहा है, एक लाइन में आंसर आ रहा है, तो ध्यान देना, बिल्कुल आपके साथ दिक्कतें आ सकते हैं समय आने पे। देखिए, बोल रहा है व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डिक्रीज्ड बाय 10। शुरू में प्रेशर था P0, बाद में हुआ P, तो अंतर आया 10 का। और आगे बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मैंने बोला इसको हटा के क्या कीजिए, सॉल्यूट कीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मान दिया है 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मान दे दिया 0.2। तो ज़रा एक चीज़ सॉल्व कीजिए, P0 - P आप बट्टा P0 इक्वल टू, आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, याद है कि नहीं याद है, P0 - P, P0 - P का मान दिया है 10, तो 10 बट्टा P0 बराबर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हो जाएगा ना। और इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो आपको दिया ही हुआ है 0.2, तो 0.2 रख दो। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे 10 बट्टा P0 बराबर 0.2, तो P0 जाएगा ऊपर तो 0.2 आएगा नीचे। तो बताइए ना, P0 बराबर क्या होगा, 10 और बट्टा में आ जाएगा 0.2, तो 10 और बट्टा में आएगा 0.2। बोलिए 10 में 0.2 से भागा दोगे तो दशमलव हो गया, तो 100 बट्टा 2 यानी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि वेपर प्रेशर फिर से कमी आया 20 का।
यहाँ देखिए ना, वेपर प्रेशर फिर से कमी आया कितना, 20 का। तो फिर आपको पी नॉट माइनस पी, इसका मान दिया हुआ है 20। अगेन फिर से सवाल में दिया पी नॉट माइनस पी बराबर 20। तो आगे पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। तो ज़रा सॉल्व करो, पी नॉट माइनस पी बट्टा पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये जानते हैं। तो पी नॉट माइनस पी कितना दिया है, 20, और बट्टा पी नॉट का मान निकला है 50, बराबर क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बोलिए 0/0 कट जाएगा, 2/5, 5 चौका 20, 0.4 होगा। तो इसको सॉल्व करने से आपको पता चला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 5 चौका 20, यानी आ जाएगा 0.4। अब आप ही बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अब बराबर कितना होता है, 1। तो सॉल्यूट के जगह पे 0.4 रख देंगे और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अब बराबर कितना होगा, 1। तो बोलिए 0.4 उधर जाएगा तो आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर आ जाएगा 1 माइनस 0.4, यानी इसको सॉल्व करने से आएगा 0.6। यानी आपका कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है। 116 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। देखिए निश्चित रूप से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप थ्योरी ढंग से पढ़े ना तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट चुटकी मुराने को और दिक्कतें होते हैं तो क्लास में निश्चित रूप से पूछने को रत्ती सा भी दिक्कत हुआ तो चलिए छुट्टी के बाद हमारे ऑफिस में पहुंच जाए अपने समय से। हाँ चलिए 117 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए इतना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बोर्ड वाली क्वेश्चन। अब आप ही बताइए, क्वेश्चन ये बता रहा है व्हाट शुड बी एडेड, क्या मिलाना चाहिए, व्हाट शुड बी एडेड, क्या मिलाना चाहिए टू 1 m एक्वा सॉल्यूशन। एक मोलालिटी है जलीय शरबत का ऑफ के का कोई जलीय शरबत है, उसमें क्या मिलाना चाहिए ताकि वेपर प्रेशर बढ़ेगा। बताओ बालक, शरबत में क्या डाले कि ज़्यादा से ज़्यादा उड़ेगा। भाई उड़नशील अभी आप डालोगे, शरबत में 2 चीज़ है, एक चीनी है और दूसरा पानी है। बोलिए उड़ता कौन है, पानी उड़ चीनी ना उड़, नहीं याद है क्या, पानी और पानी और पानी और पानी और पानी और चीनी ना उड़, चीनी ना उड़, चीनी ना उड़, चीनी ना उड़, चीनी ना उड़। तो अगर ऊपर से और चीनी डालिएगा तब तो प्रेशर और कम हो जाएगा ना, क्योंकि कई सारे जगह पे चीनी आके जगह छेक लेगा तो पानी को और नहीं देगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस शरबत में अगर दिन प्रतिदिन पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो पानी वो अवयव होता है ना जो कि उड़नशील होता है, पानी वो अवयव होता है जो कि उड़नशील होता है। तो आप ही बताइए, पानी डालेंगे ज़्यादा तो उड़ेगा ज़्यादा, तो वेपर ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा। तो बोल रहे क्या डालने से प्रेशर बढ़ेगा, पानी डालने से प्रेशर बढ़ेगा। और किसी को डालिएगा तो सारे के सारे नॉन वोलेटाइल है, लेकिन पानी तो आप जानते हैं बच्चा से कि वोलेटाइल होते हैं। तो किसी भी शरबत में अगर आप पानी डालिएगा ना तो धीरे धीरे उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। किसी भी शरबत में अगर आप पानी डालोगे तो धीरे धीरे शरबत का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पानी जो होता है वो वोलेटाइल होता है, पानी जो होता है वो उड़नशील होता है। जितना ज़्यादा पानी डालोगे उतना ज़्यादा वेपर बनेगा, उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ता गया। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था, निम्नलिखित में से किसको डाला जाए शरबत में। पोटेशियम आयोडाइड के का शरबत है जिसका मोलिटी 1 है, ताकि शरबत का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। पानी डालो ना, पानी उड़नशील है, जब पानी डालोगे ज़्यादा इसका मतलब उड़नशील का मात्रा दिया ज़्यादा, उड़नशील रहेगा ज़्यादा, उड़ेगा ज़्यादा, वेपर ज़्यादा, प्रेशर बनेगा ज़्यादा, यानी प्रेशर इंक्रीज कर गया, प्रेशर इंक्रीज कर गया। हमें लगता है अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन को तो क्लास में हम वो धज्जियाँ उड़ाए। इसको देखिए 118 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.20 m। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलालिटी का मान और मोलारिटी का मान ये दोनों बराबर होते हैं। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलालिटी और मोलारिटी, बारका भाई और तुतलावा भाई, ये दोनों बराबर होता है। सोडियम क्लोराइड डाला है। आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड होती है। ये ट्रिक वाले क्वेश्चन आ गए, जल्दी बताइए। ऐसे क्वेश्चन को तो निश्चित रूप से पूर्ण उम्मीद के साथ आप लोग बनाइएगा। बोलिए Na2SO4 का सॉल्यूशन है, सॉरी सोडियम क्लोराइड है, NaCl।
NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl। बोलिए ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड में आप जानते हैं कि इसका वन टॉप फैक्टर आई का मान कितना होगा? आई का मान इसका हो जाएगा 2। कैसे? एक सोडियम एक क्लोरीन, एक एक कितना हो गया? 2, तो वन टॉप फैक्टर का मान आ गया 2। आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है ना, इसलिए ऐसा हुआ। तो आप ही बताइए, अब इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, शरबत का बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या होगा? तो आप जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर आई गुना के बी, आई गुना के बी गुना एम। डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसलिए मोलालिटी और मोलारिटी बराबर होगा। डेल्टा टीबी का मतलब मैंने आपको बताया था, टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर आई। बोलिए आई अगुना आ जाएगा के बी, अगुना आ जाएगा एम। तो बोलिए टीबी शरबत का बॉइलिंग पॉइंट, जरा बताइए शरबत का बॉइलिंग पॉइंट तो हमसे पूछ रहा है, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछ रहा है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि ये जो शरबत है वो एक्वस सॉल्यूशन है, जल में बना हुआ शरबत है। तो शुद्ध पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, जानते हैं ना, 100 बराबर। आई का मान जानते हैं, वन टॉप फैक्टर NaCl के लिए 2, और Kb का मान दिया हुआ है पानी के लिए 0.50, और गुना मोलालिटी का मान दिया हुआ है 0.2। बोलिए 2 दूना 4, 0.4, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 0.2 आ जाएगा। तो टीबी बराबर आ जाएगा, टीबी माइनस 100 बराबर आ जाएगा 0.2। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो टीबी बराबर क्या होगा? 100 उधर जाएगा तो आ जाएगा 100 प्लस 0.2, यानी आ जाएगा 100.2 आ जाएगा ना। बोलिए बॉइलिंग पॉइंट आ गया शरबत का। सी आंसर 100.2। 118 नंबर क्वेश्चन निकल गया। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए वही बात, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? ज़रा आप ही बताइए। फार्मूला क्या जानते हैं? डेल्टा टीबी बराबर आई गुना के बी गुना एम। बताइए डेल्टा टीबी का आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका आई का मान होगा ज़्यादा उसका डेल्टा टीबी भी क्या होगा? ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा। तो जिसका आई का मान मैक्सिमम उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। समझ रहे हैं कि नहीं? आई के साथ डेल्टा टीबी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका आई का मान ज़्यादा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। और आप तो जानते हैं क्या आई का मान का टेक्निक, बताइए। टेक्निक से हम तुरंत बना देंगे सवाल को। यूरिया, आप जानते हैं यूरिया लो, ग्लूकोज लो या सुक्रोज लो, सुक्रोज लो, इन सभी का आई का मान कितना होता है? 1, वन टॉप फैक्टर होता है 1। और KNO3 अगर लीजिएगा, KNO3, तो NO3 और K एक एक कितने हो गए? 2, तो इसका आई का मान हो गया 2। और बोलिए Na2SO4, Na2SO4, तो SO4 का 1 यूनिट है और सोडियम का 2 यूनिट है, तो 2 एक कितना हो गया? 3, तो इसका आई का मान हो गया 3। बोलिए जिसका आई का मान ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, मैक्सिमम हाईएस्ट। तो आई का मान किसका ज़्यादा है? आई का मान Na2SO4 का ज़्यादा है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम Na2SO4 का होगा। चलेगा। ऐसे क्वेश्चन को तो धर दिया एकदम उड़ा दे। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन फिर से। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अंडर 180 टेम्परेचर, कुछ भी नहीं, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं बनाएगा तो जिंदगी बर्बाद, क्योंकि ये सब आपके बोर्ड के सबसे घटिया क्वेश्चन हुआ। बोलिए व्हिच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? आप जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर आई गुना के बी गुना एम। तो जिसका आई का मान ज़्यादा उसका डेल्टा टीबी ज़्यादा, जिसका आई का मान ज़्यादा उसका डेल्टा टीबी ज़्यादा। आई किसका ज़्यादा? तो निकालो, NaCl है, तो NaCl बोलिए 1 और 1 कितना हो गया? तो इसका आई का मान हो गया 2। अगला इसमें नहीं दिया है, बोलिए क्या दिया जाए? 120 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है कि नहीं? हाँ, सुक्रोज दिया है, सुक्रोज ये दिया है।
तो बताइए सुक्रोज हो या ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो या ग्लूकोज हो, याद होगा आपको इसका आई का मान कितना होता है, 1 होता है। और MgCl2, बोलिए MgCl2, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन, तो मैग्नीशियम 1 क्लोरीन 2, तो इसका आई का मान कितना हो गया 3। तो जिसका आई का मान ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका आई का मान ज़्यादा, और आई का मान ज़्यादा किसका है, MgCl2 का है। इसलिए ये क्वेश्चन को भी आप निश्चित रूप से धज्जियाँ उड़ा देंगे। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव सेशन लाते रहें और आप बिल्कुल धीरे धीरे अपने में सुधार लाते रहें, और उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से आप पढ़ाई करेंगे। और अगर ये आपको वीडियो हितकारी लगते हैं, प्रॉफिटेबल लग रहे हैं, तो अपने दोस्तों यारों में इसे शेयर करेंगे, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। अब देखिए 120 तक के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया है। अगले वीडियो में 120 से लेकर के आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप कोशिश करेंगे रिवीजन करने का, क्योंकि अब आपका टेस्ट का टाइम भी नज़दीक आ रहा है। बस नज़दीक है संडे का दिन, संडे तक हम लगभग क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, और संडे को आपको निश्चित रूप से टेस्ट देना है। तो बिल्कुल आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाएं टेस्ट देने के लिए, और बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों को टेस्ट दे करके अगर आप उसमें उत्साह में लाते हैं, भयानक भयानक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल एक दिन सफलता मिलती है। सिर्फ आसान क्वेश्चन को बनाने से नहीं होंगे, बिल्कुल भारी भारी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके 2 बोर्ड में चले जाते हैं, वैसे क्वेश्चन पे भी आपको नज़र बनाना है कि वही 2-4 क्वेश्चन अगर हार्ड आ जाता है ना, तो बच्चों की स्थिति खराब होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आसान क्वेश्चन ही आते हैं, जब पेपर टफ होता है तो आसान के साथ भारी क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, हर चीज़ को ताज़ा बना के रखेंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और मार्केट के बच्चों में आप नए बैच के बारे में जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।